सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज आज हम सीख रहे हैं लाइव फाइलिंग ऑफ ITR 4। आपको पहले बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 कवर कर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है 30 सितंबर 2021 तक। इनकम टैक्स की क्योंकि अभी नई वेबसाइट लॉन्च हुई है तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए कि अभी 26 ईयर्स आपका इनकम्प्लीट दिख रहा है या ई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, ITR भरते हुए लास्ट में वैलिडेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके पास एनफ टाइम है, अभी आप वेट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आपको ITR 4 फाइल करते हुए साथ साथ गाइड करती रहूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको डिटेल में हर चीज समझाऊं ITR फाइल करते हुए, तो इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो देखकर भी लगे कि हमसे फाइलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इस बार फॉर्म भी चेंज हो गया है, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही है www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। गलती नहीं करनी है ITR में, पूरी तरह से श्योर हो तभी अपने आप ITR फाइल करनी है। ITR को फाइल करते हुए, ITR 4 को फाइल करते हुए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप ITR 1 के लिए एलिजिबल है तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है। हम क्योंकि हर साल ITRs की वीडियो अपलोड करते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक कर देना और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ITR को फाइल करना। ITR 4 की फाइलिंग हम यहाँ सीख रहे हैं। इसके लिए हमें क्लिक करना है लॉगिन के बटन पे। किसी भी ITR को फाइल करने के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है और आप सभी की डिमांड पे हमने अपना इनकम टैक्स कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको ITR 1, 2, 3 एंड 4 सीखने को मिलेंगी। साथ ही ये प्रैक्टिकल कोर्स है और इसमें आपकी कंसेप्ट भी सभी पूरी तरह से क्लियर किए गए हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे और कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, पर हमारे इनकम टैक्स कोर्स का बेनिफिट लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप इनकम टैक्स पे नए हैं तो पहले तो मैं आपको वेबसाइट बताना चाहूंगी। वेबसाइट जो नई है वो है incometax.gov.in। इसका एड्रेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी वहां पे मिलती है। अगर आप इस वेबसाइट पे अभी नए हैं, अभी फर्स्ट टाइम ही अपनी ITR भर रहे हैं, तो पहला काम होना चाहिए आपका यहाँ पे रजिस्टर होना। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो बस आपको क्या डालना है यहाँ पे, अपना नाम, पैन, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, और इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है OTP आने के बाद। जब रजिस्ट्रेशन में के थ्रू आप अपना पासवर्ड बना लेंगे तो आपको फिर करना है लॉगिन। और अगर ऑलरेडी आपने पुरानी वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो सेम वही लॉगिन आपका यूज होना है। आपका पैन होता है आपका यूजर ID और फिर आपको एंटर करना होता है पासवर्ड। तो मैं एंटर कर रही हूँ अपनी डिटेल्स। नए इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते ही आपके सामने सबसे पहले ये पेज अपीयर होता है जहां आपके प्रोफाइल का स्टेटस दिख रहा होता है, कितनी कंप्लीट। आप चाहें तो यहाँ से अपडेट प्रोफाइल करके अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे कुछ केसेस में प्रोफाइल इनकम्प्लीट इसलिए भी आ रही है बिकॉज पैन में आपका एड्रेस कुछ और है, पैन बहुत पहले बनवाया था और अब आप अपना घर का एड्रेस चेंज कर चुके हो तो आप ITR में कोई और एड्रेस दिखाते हो। तो काफी सारे केसेस में तो यही रीजन आ रहा है इनकम्प्लीट प्रोफाइल होने का। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने पैन को उसके लिए अपडेट कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो सर्विसेज है ना आपको यहाँ दिख रही है, ये तभी आएंगी जब आप प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। बट ITR आप भर सकते हो, तो इसके लिए हमें जाना है ई फाइल पे। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे हम ये जो टैब है हमारा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसे यूज करेंगे। इससे पहले सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है अपना 26 ES चेक करना है। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। आप चले जाओगे नेक्स्ट वेब पेज पर, आई एग्री करके प्रोसीड करना है और यहाँ आ रही है ऑप्शन व्यू टैक्स क्रेडिट, इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर चूज करना है, यहाँ पे HTML सिलेक्ट करना है, व्यू एंड डाउनलोड पे। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका जो भी TDS कटा है। इस केस में नहीं कटा है तो नहीं आ रहा, बट अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो मेक श्योर वो आपके 26 ईयर्स में जरूर आ रहा हो। TDS हो, TCS हो, खुद आपने टैक्स पहले जमा करा दिया था, एडवांस टैक्स अभी साथ साथ जमा कराओगे ITR भरते हुए तो एकदम से 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो उसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। कोई रिफंड आपको पिछले साल मिला था, आपकी कोई SFT ट्रांजैक्शंस हैं, आपने किसी का TDS
काटा प्रॉपर्टी पे वो आपको दिखाई देता है, और टीडीएस का कोई डिफॉल्ट होता है, साथ ही अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, बिकॉज दिस इज आइटर 4, तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है तो आपकी जो जीएसटी 3B की डिटेल है, जो 3B में आपने टर्नओवर दिखाई है, वो यहाँ पे शो होगी। दैट मीन्स आईटीआर 4 फाइल करते हुए आपको ये खास ध्यान रखना है कि जितनी टर्नओवर आपने अपने जीएसटी नंबर पे शो की है उतनी ही आप इनकम टैक्स में शो करोगे, उससे 1 रुपया भी कम ज्यादा नहीं करोगे। जी हाँ, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, चाहते हैं कि जीएसटी में तो हमने 0 टर्नओवर दिखा दी, अब इनकम टैक्स में हम इनकम दिखा दें। ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो हर तरह की इनकम आपकी जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, ये आपको यहाँ से जरूर क्रॉस चेक करना है। तो 26AS इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और अगर आपका किसी ने टीडीएस काट लिया है और वो टीडीएस अभी तक 26AS में नहीं आ रहा है तो आपको उनसे बात करनी है, वो आपके पैन पे उसको रेक्टिफाई करके शो करेंगे तो आपके 26AS में दिखने लगेगा। तो आपका जब 26AS कंप्लीट हो, क्या बोल रही हूं मैं, जब आपका 26AS कंप्लीट हो, यानी आपका जितना टीडीएस कटा है उतना ही आ रहा हो, तभी आईटीआर को भरना। ठीक है, नहीं तो रिफंड लेने में दिक्कत आती है, इनकम मिसमैच हो जाती है, गलतियां बहुत ज्यादा होती है, नोटिस आते हैं। तो आप सभी ने अपना 26AS तो देख ही लिया है। अब हम क्लिक करते हैं ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस बार की जो फाइलिंग है वो स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए इस बार की वीडियोस थोड़ी लंबी भी हैं। बी पेशेंस, और अपने पास चाहे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। हम क्लिक कर रहे हैं, हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21-22, इसके आगे इस बार करंट ईयर भी लिख दिया गया है। अब हमें नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको 2 ऑप्शन दी जा रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे, क्योंकि आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 ऑनलाइन इजिली फाइल हो सकती हैं और बहुत सारा डेटा हमारा क्या हो जाता है, प्री फिल्ड। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रही हूँ, अगर आप एचएफ की भर रहे हैं तो एचएफ कर सकते हैं, कोई अदर स्टेटस है आपका तो वो भी आप कर सकते हैं क्लिक, जैसे कि अदर के केस में सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 4 एप्लीकेबल है, तो हम इंडिविजुअल ही चूज कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। आईटीआर फॉर्म्स में आपको अभी आईटीआर 1 एंड 4 दिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 ही ऑनलाइन के लिए अवेलेबल है। अदर आईटीआर जो होती है वो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू प्रिपेयर करके ही अपलोड की जाती है। तो हम सिलेक्ट करें आईटीआर 4, और अब आईटीआर 4 है किसके लिए, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। एक तो आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपकी कॉम्बिनेशन इनकम हो सकती है, जैसे सैलरी प्लस पेंशन, 1 हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ भी एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलाउड है। देन आपके अदर सोर्सेज की इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड या एनी अदर इनकम। और अगर आप बिजनेस इनकम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो कौन से बिजनेस की इनकम आप आईटीआर 4 में दिखा सकते हो, प्रिजम्पटिव बिजनेस की इनकम, जो होती है सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। ठीक है, सिर्फ ये 3 ही सेक्शंस की इनकम आईटीआर 4 में दिखा सकते हो। अगर आपका बिजनेस इसके अलावा है, प्रिजम्पटिव के अलावा, तो फिर आपको आईटीआर 3 चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है आपको। और कंपनी के अगर आप डायरेक्टर हैं या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। देन यहाँ पे इस बार क्या किया गया है, आपकी हेल्प के लिए कुछ चीजें यहाँ बताई गई हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। हम क्लिक कर रहे हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक आईटीआर में आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, हमें पहले ये बताओ। उन्होंने अपने 3 क्वेश्चन बना दिए हैं इसके लिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है इसलिए आईटीआर भर रहे हो। आपका अगर यही रीजन है तो यहाँ टिक कर दो। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हमने 7th प्रोविजो डाला था सेक्शन 139(1) में, क्या इसकी वजह से भर रहे हो। उनमें भी फर्दर क्वेश्चन है कि अगर उसकी वजह से भर रहे हो तो किसकी रीजन से भर रहे हो। क्या आपने अपने करंट अकाउंट में जो आप जिस ईयर की आईटीआर भर रहे हो उसमें टोटल एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा जमा करा दिया था। क्या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर दिया था। क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा का आ गया था। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन आप पे एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको इसको टिक करके फिर क्वेश्चन को टिक करना है। या अगर आपको लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन मेरे लिए तो रिलेवेंट नहीं है तो फिर आपको अदर पे टिक करना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा, एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है हमारी, जो पर्सन 60 इयर्स तक की एज के हैं उनके लिए 2,50,000 तक की इनकम एग्जाम्प्ट है। पर्सन 60 इयर्स बट अप टू 80 इयर्स के लिए उनके लिए 3 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है।
तो आपको देखना है आपकी इनकम अगर एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, ये रीजन है इन पे करिए, अदरवाइज आधा पे टिक कर दीजिए। पर ये आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, मतलब IT डिपार्टमेंट आपसे पूछना चाहता है व्हाई यू आर फाइलिंग योर रिटर्न। अब हम करेंगे क्लिक कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज आ रहा है, इसको आप बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रीफिल होगी, आपको उसे चेक करना है और आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ITR फाइलिंग के स्टेप्स आ गए, ऊपर 3 स्टेप आ रहे हैं। वैलिडेट होगी आपकी रिटर्न, फिर आप कंफर्म करोगे अपनी रिटर्न समरी को, और फिर वेरीफाई एंड सबमिट होगी। और उससे पहले जो हमारे स्टेप्स हैं, जो 6 स्टेप्स हैं, ये हमें कंप्लीट करने हैं और ये एक एक करके एक्टिव होंगे। पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रॉस टोटल इनकम आपको ऐड करनी होगी, फिर डिस्क्लोजर्स, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लायबिलिटी। देन लिखा है लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न। वी हैव प्रीफिल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद IT डिपार्टमेंट। यानी बहुत सारा डेटा आपके 26 ईयर्स के बेसिस पे, और जो बैंक्स वगैरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं IT डिपार्टमेंट को, आपका जो GST में आपकी इनकम पड़ी हुई है उन बेसिस पे यहाँ पे ऐड होगी। प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कितनी आपने अपनी रिटर्न कंप्लीट कर ली है। और इस बार ना, पहले क्या था, ड्राफ्ट सेव करने की ऑप्शन होती थी, इस बार से ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, अपने आप ही ये सेव होती रहेगी। पहले हमें क्लिक करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ आ गई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपका स्टेटस तो इंडिविजुअल हमने पहले ही चूज कर लिया था, जो आपने पहले सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे अब आप दोबारा सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, पैन, ठीक है। कुछ ये वाली डिटेल्स जो ऊपर की हैं प्रोफाइल वाली, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, यानी एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID को चेंज कर सकते हो। तो अगर वो सही नहीं है तो एडिट करके उसे सही कर लीजिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो या नहीं हो तो भी आपको जो ये टैब है ना, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें एक्शन लेना है। अगर आप सैलरीड पर्सन भी हो तो बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पेंशनर हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय हो या अदर हो। पर अगर आपकी सैलरी से इनकम नहीं है तो आपको ये टिक करना है नोट एप्लीकेबल। ठीक है, हमारे केस में भी नहीं है, हम नोट एप्लीकेबल कर रहे हैं। फिर नीचे यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास सेक्शन। 30 सितंबर के बाद बट 31 दिसंबर तक रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे तो वो होगी बिलेटेड रिटर्न। अगर रिटर्न को आप रिवाइज करना चाहते हैं तो सेक्शन 139(5) आपको सिलेक्ट करना होता है। और अगर डेट के बाद आप रिटर्न फाइल करते हो तो फिर आपको कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डाल के रिटर्न फाइल करनी होती है, फिर यही सेक्शन आपके सामने एप्लीकेबल होता है। तो अभी जो सेक्शन चूज है, क्योंकि हम 30 सितंबर से पहले फाइल कर रहे हैं, यही हमें सिलेक्ट करना है। किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में अगर रिटर्न फाइल होती है तो ये नोटिस के जो नंबर दिए हैं इन्हीं को सिलेक्ट करके आपको एक्शन लेना होता है। नीचे ये अभी आपके लिए एक्टिव नहीं होंगी क्योंकि ना तो हम रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं, ना ही नोटिस के अगेंस्ट। Now, very important, this year onwards we have 2 tax regime, old and new. अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। यस करते ही आपको वार्निंग दी जाएगी कि नए रिजीम में ये बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, LTA, HRA अलाउंसेस जो ड्यूटीज के लिए है, अलाउंसेस जो सेक्शन 10 वगैरह के अलाउंसेस है वो एप्लीकेबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो नहीं एप्लीकेबल है। फैमिली पेंशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन और चैप्टर 6A की डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन 80 CCD 2। तो क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं? आपको करना है प्रोसीड अगर आप नए रिजीम में जाना चाहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप नए रिजीम के अंदर ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फर्निश करना होगा 10IE ITR को भरने से पहले। अभी ये फॉर्म अब हमारी वेबसाइट पे आया नहीं है, जैसे ही ये फॉर्म लाइव होगा तो मैं आपको इसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। ये एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नए रिजीम में जाना चाहते हो, आपको अपनी तरफ से एक एक्नॉलेज करना है, यस मैं नए रिजीम में जाना चाहता हूँ, मैं एक्नॉलेज कर। तो ये फॉर्म अभी अवेलेबल होगा, तो आप जब उसे भर दोगे तो आपको उसका डेट यहाँ डालना होगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IE, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अभी ये फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ, तो नया अगर आपको टैक्स रिजीम लेना है तो अभी आपके वो ITR 4 के लिए वेट करना होगा क्योंकि फॉर्म 10IE अवेलेबल नहीं हुआ है। बट अगर आप न्यू ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको नो करना है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए नया रिजीम अच्छा है या ओल्ड रिजीम अच्छा है। उसके लिए इनकम टैक्स india.gov.in पे टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल है, वहां पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। पुरानी जो हमारी वेबसाइट थी ना incometaxindia.e-filing.gov.in, वहां पे एक कंपैरेटिव टैक्स कैलकुलेटर दे रखा था जिसमें बड़ा इजी होता था कि हमें पता चल जाता था इनकम डालते ही हमारे लिए ओल्ड रिजीम अच्छा रहेगा या न्यू रिजीम।
अभी वो कैलकुलेटर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है, तो आपको incometaxindia.gov.in पे जो कैलकुलेटर अवेलेबल है उसको यूज करते हुए कंपेयर करना होगा आपकी टैक्स लायबिलिटी। अब जो हमसे सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि क्यों भर रहे हो अपनी आईटीआर, उसका रिस्पॉन्स हम चाहे तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। देन आपने इनको बताना है कि कहीं आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ये डेथ वगैरह के केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, अदरवाइज नो ही करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट बैंक डिटेल, इस केस में आप देख पा रहे हो कोई बैंक डिटेल एक्टिव नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपको ऐड करनी पड़ेगी। और अगर आपकी बैंक डिटेल तो यहाँ पे दिखाई दे रही है बट लिखा है कि वो बैंक आपका प्री वैलिडेट नहीं है, और आपका अगर रिफंड बनता है तो आपको बैंक अकाउंट अपना प्री वैलिडेट करना जरूरी है। और बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन ना आपका प्रोफाइल में जाके होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो आपका नाम शो हो रहा है ना, यहाँ पे माई प्रोफाइल दिया है, इस माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड के टैब्स है उनमें ऑप्शन आएगी बैंक प्री वैलिडेशन की, वहां से आपको करना है। इसकी सेपरेट वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पे आने वाली है, जैसे ही वीडियो आ जाएगी तो आपको यहाँ आई बटन पे लिंक्ड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक डिटेल ऐड नहीं है तो मैं ऐड अनदर करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकती हूँ। जैसे ही आप यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज आएगा, आपको कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ना ऑटोमेटिकली मुझे कहाँ लेकर आया गया है, माय प्रोफाइल के बाद माय बैंक अकाउंट्स में ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे, यही माय प्रोफाइल में ही ना आपको बैंक प्री वैलिडेट की ऑप्शन भी मिलेगी, आप इजिली कर पाओगे। तो अब मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर लेती हूँ। अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है, यानी 2 बार अकाउंट नंबर डालना है आपको। अकाउंट का टाइप आपका सेविंग है या करंट अकाउंट है, आपका अकाउंट कहीं जॉइंट आप होल्डर है अकाउंट के या प्राइमरी होल्डर है वो बताना है, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच और वैलिडेट करके यहाँ ऐड कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ऐड कर ली है बैंक डिटेल्स, यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस इज नॉट प्री वैलिडेटेड, तो प्री वैलिडेट जरूर कर लीजिएगा अगर आपका रिफंड है, और नॉमिनेट कर दीजिएगा इसे रिफंड के लिए। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो एक बैंक अकाउंट आपको चूज करना है जिसमें आप रिफंड चाहते हैं, और यहाँ पे आप कितने मर्जी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जितने भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, बैंक के बारे में क्लियर है। तो अगर बैंक की डिटेल पे यहाँ नहीं डली होगी तब तक आपको कंफर्म करने नहीं दिया जाएगा। तो अब आपकी प्रोफाइल जब आपने अच्छे से चेक कर ली है पर्सनल डिटेल्स, आप इसे कंफर्म कर दें। ना अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की पिक्चर आ रही है। इट्स गुड, कीप गोइंग। पहली टैब हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी हैव टू मूव टू अनदर टैब विच इज ग्रोस टोटल इनकम। यहाँ पे हमें अपनी बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की इनकम डालने का मौका मिलेगा। इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है अब आईटीआर में बहुत सारी डिटेल्स प्रीफिल्ड होती हैं, हो सकता है आपका डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड आ रहा हो, और कुछ केसेस में प्रीफिल्ड नहीं भी आता है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रीफिल्ड आ रहा है तो चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो एडिट करके आप खुद डाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कौन कौन सी इनकम एंटर करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी 4 ही इनकम हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं then this ITR is not for you, you have to opt for ITR 3। तो चलिए इनकम फ्रॉम सैलरी को डालने के लिए हमें क्लिक करना है एडिट के टैब पे। अगर आपके पास आपका फॉर्म 16 है तो आपके फॉर्म 16 में बिल्कुल इसी तरह से बाइफरकेट करके आपको ऑप्शन दी होंगी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ ऐड करनी है। मैंने फॉर्म 16 के साथ ITR 1 फाइल करना अलग से दिखा दिया है, वहां मैंने इसे अच्छे से समझा दिया था। और अगर आपकी यहाँ पे डिटेल्स प्रीफिल्ड आ रही है तो आप उसे चेक करिए, गलत है तो करेक्ट कर लीजिए, बट क्रॉस चेक जरूर करना है। प्रीफिल्ड नहीं आ रही है तो खुद प्रीफिल कर लीजिए। इस केस में सैलरी इनकम नहीं है तो मैं 0 एंटर कर दूँ, बट अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) डालिए, वहां पे दी होगी। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एंटर करिए, वो वहां पे लिखी होंगी। वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंटर करिए, वहां पे दिया होगा। देन अगर आपके एग्जाम अलाउंसेज है जैसे कि ट्रेवल अलाउंस, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिसर व्हाटएवर नेम कॉल्ड, सेक्शन 10(7) के अलाउंस, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अर्न लीव एनकैशमेंट, ये सभी आपके फॉर्म 16 में ही दिए होंगे। अगर आपके फॉर्म 16 में अलाउंसेस की बाइफरकेशन नहीं दी है ना तो आप अपने एम्प्लॉयर से ले लीजिएगा। जैसे कि एचआरए के लिए सेक्शन 1030 नहीं होता है, और कुछ अलाउंस जो ऊपर की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं वो हमारे 1014(1) या 1014(2) सेक्शन के अलाउंसेस होते हैं। इनके बारे में जो लिस्ट है उसको जानने के लिए जो लिंक है ना, इसमें कौन से अलाउंस आते हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और अगर ऊपर की लिस्ट में आपके अलाउंस नहीं आते तो एनी अदर करके आप डाल सकते हैं। तो अलाउंसेस अगर आपके हैं तो जरूर डालिए, एड अनदर करके आप यहाँ पे अलाउंसेस डाल सकते हैं।
यहाँ आ जाएगी आपकी नेट सैलरी। देन सैलरी में से आपको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, अगर सैलरी होगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट पर्सन को मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, और प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका कटा है तो वो भी डाल लीजिएगा, इस केस में 0। तब आ जाएगी आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। इसे मैच कर लीजिएगा अपनी फॉर्म 16 के साथ। जो इनकम यहाँ आ रही है वही आपके फॉर्म 16 में हो, या अगर फॉर्म 16 के बिना आप भर रहे हैं तो जितनी इनकम आपकी सैलरी में आनी चाहिए वो यहाँ पे आ रही है। सेव कर देना। सेव करते ही सैलरी का पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी हैव टू एंटर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो इनकम आपकी है उसे एंटर करिए। अगर मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं दिखानी है आपको तो इसे छोड़ देना। जिसको दिखानी है वो क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालने के लिए आपको पहले तो सिलेक्ट करना होता है कि क्या आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक ही हाउस प्रॉपर्टी तक की इनकम दिख सकती है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। क्या आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी आपने खुद उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, और अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप ले सकते हो। मान लो आपने 2 लाख का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दिखाना है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख ही आप दिखा सकते हो, तो वो खुद ही यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, यानी इससे आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को पहले कभी किराए पे दे रखा था, उसका अब आपको रेंट रिकवर हुआ है तो वो अनरियलाइज रेंट भी आप यहाँ दिखा सकते हो, अगर नहीं है तो 0 कर सकते हो। ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अब मान लो आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है। लेट आउट कर रखा है यानी कि आप इनकम दिखाओगे, जितना रेंट आपको रिसीव हो रहा है वो इनकम दिखाओगे। कोई आपने टैक्सेस पे किए हैं लोकल अथॉरिटी को, वो डालोगे आप। नीचे एनुअल वैल्यू और जो 30% की डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट आपको दिखाना है, तो लेट आउट के केस में आपके लिए गुड न्यूज ये है कि 2 लाख की कोई लिमिट नहीं है। जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है, 2 लाख से ज्यादा भी है, उसकी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाती है। और कोई पुराना रियलाइज हुआ है रेंट तो वो यहाँ पे आपको दिखाना है। देन हमारी एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे डीम्ड लेट आउट, यानी अगर आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती है तो 2 के बाद जितनी हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है वो डीम्ड लेट आउट मानी जाती है। ये ऑप्शन इस आइटम में एप्लीकेबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालने का मौका दिया जा रहा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट, यही 2 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। मैं यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करके इंटरेस्ट मान लेती हूँ इस केस में 50,000। ठीक है, नीचे 0 है, ऐड कर देती हूँ। तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी यहाँ पे ऐड कर दी है। इसके बाद जो इनकम हमें ऐड करने की ऑप्शन आ रही है दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी प्रेजम्पटिव बिजनेस की इनकम है। ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। बिजनेस की इनकम जो हमारा होता है सेक्शन 44 AD, प्रोफेशन की इनकम जो हमारा है सेक्शन 44 ADA, गुड्स कैरेज सेक्शन 44 AE। अब इन तीनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहले बिजनेस के बारे में समझेंगे। तो अगर आपका बिजनेस है और आप प्रेजम्पटिव बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं, सेक्शन एप्लीकेबल होगा आपके लिए सेक्शन 44 AD। आपको सबसे पहले डालना है नेम ऑफ द बिजनेस। अगर आपके बिजनेस का मान लीजिए कोई नाम नहीं है तो आपको अपना ही नाम यहाँ पे डालना है, तो नाम जरूर डालना पड़ेगा। और बिजनेस के कोड के लिए यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है। इट इज अ बिग लिस्ट, वेरी बिग लिस्ट। आपको यहाँ से चूज करना है जो भी आपके बिजनेस का कोड है, यानी बिजनेस के लिए जो भी आपका टाइप है। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा भी होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। जो भी आपके बिजनेस का टाइप है इस लिस्ट में से आपको चूज करना है, ठीक है। जो भी आ रहा है आपके लिए, होलसेल करते हैं आप, रिटेल करते हैं, तो वो आपको यहाँ से पढ़ते हुए चूज करना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी चूज कर लेती हूँ रैंडम। देन आपको मैंने दिखाया ना, अगर आप बिजनेस का नाम नहीं डालेंगे तो एरर आएगी, तो बिजनेस का नाम जरूर डालना। अगर आपके बिजनेस का कुछ नाम नहीं है तो आप अपना ही नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं, यहाँ डाल के इसे ऐड कर देना है, तो आपके बिजनेस का नाम और एक्टिविटी यहाँ पे ऐड हो गई। अगर गलत डल गई है तो टिक करके और डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ऐड अनदर, एक से ज्यादा एक्टिविटी है आपकी तो ऐड अनदर करके और भी बिजनेस एक्टिविटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब समझिए सेक्शन 44 AD में आपको इनकम कैसे दिखानी है। चलिए इसके लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो सेक्शन 44 AD हमारी प्रेजम्पटिव इनकम होती है, और यहाँ पे जितनी भी आपकी रिसीट्स होती है ना, आपकी बिजनेस रिसीट्स जितनी भी आपको दिखानी है वो 2 कैटेगरी की होती है। एक तो कैश में हो सकती है और एक अदर देन कैश, यानी ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोस रिसीट्स है वो 2 कैटेगरी की हो सकती है, कैश और अदर देन कैश। जो कैश वाली है उनको आपको अलग दिखाना है, कॉलम अलग है उसका, अभी दिखा दूंगी, और अदर देन कैश को अलग दिखाना है। जो आपकी अदर देन कैश की रिसीट्स हैं उसमें आप इनकम
एट द रेट 6%। मिनिमम आपको 6% तो दिखानी ही है, उससे ज्यादा आप कितनी भी दिखा सकते हो। 6% से कम दिखाना चाहोगे तो ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा, और जो कैश है उसमें आपको एटलीस्ट 8% का प्रॉफिट दिखाना ही है। उससे ज्यादा कितना भी दिखा सकते हो, कम दिखाओगे तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है। आपको ग्रोथ टर्नओवर या अपनी रिसिप्ट बतानी है। दो कैटेगरीज यहाँ बना दी है, जो आपको ऑनलाइन मोड में आई है और अदर देन ऑनलाइन मोड यानी कि कैश रिसिप्ट। तो ऑनलाइन मोड के लिए कितनी आपको प्रॉफिट दिखाना, इनकम दिखाना जरूरी है? 6% या उससे ज्यादा, विच एवर इज हायर, ठीक है। और कैश के लिए 8% या उससे ज्यादा। तो चलिए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारी जो कैश रिसीट्स हैं, टर्नओवर की कैश रिसीट्स, वो है 15 लाख, और जो नेट बैंकिंग से पैसा आया है वो है 10 लाख। यानी कि इस 15 लाख पे मुझे 8% प्रॉफिट तो दिखाना ही है। मिनिमम कितना दिखाना है मुझे, निकालिए। ये आ जाएगा मिनिमम मुझे कितना दिखाना है, 1,20,000। पर इतना मुझे दिखाना ही है। मैं चाहूँ तो इसे कितना भी दिखा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इसे 2,50,000 दिखा दूँ, नो इश्यूज। और 10 लाख पे मुझे कितना दिखाना है मिनिमम, 6%। वो कितना आएगा मेरा, 60,000। तो 60,000 तो मुझे दिखाना ही है, पर मैं चाहूँ तो ज्यादा भी दिखा सकती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ 80,000। तो यही आपको अब यहाँ एंटर करना है। मेरी जो कैश वाली रिसीट है उसमें 15 लाख डाल दूंगी, और उसकी अगेंस्ट इनकम कितनी डाल दूंगी, 2.5 लाख। और जो अदर देन कैश वाली है उसके अगेंस्ट में कितनी डाल दूंगी, 10 लाख, और इनकम कितनी दिखा दूंगी, 80,000। तो चलिए मैं इन फिगर्स को वहां एंटर कर रही हूँ। 10 लाख मैंने इसे दिखाया है अदर देन कैश, और कैश वाला मैंने दिखाया है 15 लाख, ठीक है। इसके अगेंस्ट मुझे इनकम दिखानी है 80,000। एरर आ जाती है अगर आप नहीं दिखाते हो ना, कम या ज्यादा दिखाते हो तो नीचे आपको वार्निंग भी आ जाती है, ठीक है। यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ 2,50,000। तो देखिए कोई एरर होगी तो आपको वार्निंग आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ मैंने क्योंकि 8 और 6% से ज्यादा डाली है तो कोई एरर नहीं है। क्लियर है आपको ये कंसेप्ट? 44 AD क्लियर है। अब हम क्लिक कर रहे हैं ऐड। तो ये हमने ऐड कर लिया यहाँ पे अपनी बिजनेस नेचर की एक्टिविटी। तो अभी हमने यहाँ पे 44 AD सेक्शन की इनकम डाल ली है। अब हम अगले सेक्शन पे भी बढ़ते हैं क्योंकि आपको बताना है मुझे। तो मैं शो डिटेल कर रही हूँ और मैं इसे कर रही हूँ एडिट, क्योंकि मैंने अभी बिजनेस की ही इनकम डाली थी, मैं प्रोफेशन की भी डाल रही हूँ। तो सेक्शन एप्लीकेबल है हमारे लिए 44 AD। इन टैब्स का ज्यादा ध्यान रखिएगा, और सेक्शन का भी गलती से किसी की इनकम किसी में मत डाल दीजिएगा। यहाँ भी वैसे ही बिजनेस कोड, यहाँ पे आपको कोड दिए हैं, वहां से सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है और सेव कर देना है। अब जो आपकी प्रोफेशन की इनकम होती है उस पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 44 ADA। प्रोफेशन के केस में जितनी आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स है, मिनिमम उसका 50% आपको इनकम दिखाना मैंडेटरी है। उससे ज्यादा आप दिखा सकते हो, कम दिखाओगे तो ऑडिट एप्लीकेबल होगा। यहाँ हम मानते हैं प्रोफेशनल रिसीट्स हैं इस केस में 10 लाख की, तो मैं 5 लाख की मुझे मिनिमम यहाँ पे दिखानी होगी। जैसे यहाँ पे एरर आ जाती है, यानी एक तरह से आपको बताया जाता है कि आपकी 50% मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए इनकम, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा और फिर आपको आइटर 3 यूज करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 5 लाख दिखा, तो डाल के आपको सेव कर दें। ये डल जाएगी आपकी 44 ADA की इनकम। देन गुड्स कैरेज यानी सेक्शन 44 AE पर हम आते हैं। हम इसको एक बार कैंसिल कर लेते हैं। 44 AE पर अब चलती हूँ। सेक्शन जो हमारा 44 AE है ना, इसमें अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ व्हीकल इनकम निकलती है हमारी। हैवी व्हीकल्स के केस में जो हमारी इनकम होती है, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उनके केस में मीट्रिक टन देखा जाता है। 12 मीट्रिक टन या उससे ज्यादा के लिए 1,000 रुपीज पर मंथ पर टन के हिसाब से इनकम पर व्हीकल निकाली जाती है। और अदर देन हैवी व्हीकल्स के केस में 7,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इनकम निकाली जाती है। इस तरह के कंसेप्ट हमने अपने इनकम टैक्स कोर्स में डिटेल में कवर कर रखे हैं। ये तो मिनिमम वही लिमिट है, इससे ज्यादा इनकम जो पर्सन ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो दिखा सकते हैं। ये सॉरी पर टन है, पर टन, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। यहाँ पे ऐड अनदर करके आपको यहाँ पे व्हीकल वाइज डिटेल एंटर करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज,
व्हीकल आपका ओन्ड है, लीज्ड है या हायर्ड है। टर्नेज कैपेसिटी क्यों मांगी जा रही है? टर्नेज कैपेसिटी इन मीट्रिक टन आपको डालनी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको यहाँ इनकम दिखानी है। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच गुड्स कैरिज वाज ओन्ड, लीज्ड और हायर्ड, कितने मंथ्स के लिए आपके पास वो गुड्स रहे, वो क्या व्हीकल रहा, और फिर उसकी प्रेजम्पटिव इनकम। यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम लिमिट लिखी हुई है, कंप्यूटेड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1000 पर टन पर मंथ इन केस टनेज capacity exceed 12 metric ton or at minimum of 7500 per month if the tonnage is less than or equal to 12 metric ton। तो यहाँ पे भी वही डिटेल लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है, डाल के ऐड कर देना है। ठीक है, तो लिमिट जितनी इनकम दिखाए या लिमिट से ज्यादा दिखाए कोई इशू नहीं है, कम दिखाना है तो ऑडिट कराना होगा, ऐड अनदर करके आपको यहाँ डिटेल एंटर कर लेनी है। तो ये आपने जान लिया कैसे आपको सेक्शन 44 AD, ADA और ADE में इनकम एंटर करनी है। अब बस ग्रोस टोटल इनकम वाली डिटेल में हमारी रह गई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डिटेल। हम कर लेते हैं ऐड डिटेल पे क्लिक। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को डालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं इन्हीं के आंसर देते हुए इनकम डाल दें, या फिर स्किप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के वे में ये दिखाई देंगे। दोनों ही तरीके से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले क्वेश्चनियर दिखा रही हूँ, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी दिखा दूंगी। पहले पूछा जा रहा है कि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर है तो क्या उनमें इंटरेस्ट मिला है। और जनरली सभी पर्सन का बैंक में सेविंग अकाउंट होता ही है, और बैंक हर सेविंग अकाउंट में जितना आपका बैलेंस पड़ा होता है ना, उस पर क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है। तो आपको येस करके वो इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे मैं इस केस में एज्यूम करती हूँ इनकी 712 रुपीज की इंटरेस्ट इनकम है। देन पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक। तो सेविंग बैंक और एफडी के इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पे अलग अलग आपसे मांगी जाती है। क्यों? क्योंकि डिडक्शन जो मिलती है ना नॉर्मल पर्सन को अदर देन सीनियर सिटीजन को, वो सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट में मिलती है अप टू 10,000। उसके लिए सेक्शन में 80 TTA जो अभी डिडक्शंस के साथ भी मैं आपको बताऊंगी, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन को एफडी के इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन मिलती है, इसीलिए ये बाइफर्केट करके आपसे मांगी जाती है। तो अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है ऊपर डालना है, एफडीज का है तो यहाँ यस करके डालना है। फैमिली पेंशन मिलती है तो यस करिए, और नीचे जो डिडक्शन है ना सेक्शन 57(2)(a) की 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 व्हिचएवर इज लेस, वो अपने आप आ जाती है। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड से इंटरेस्ट मिला था वो आपको यस करके यहाँ डालना है। और ये डिटेल हो सकता है फ्यूचर में ऑटोफिल भी हो जाए, अभी नहीं हो रही है, हो सकता है हो जाए। एनी अदर इनकम, कोई और अदर इनकम दिखानी है तो अमाउंट डाल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा क्या है वो अदर इनकम। इस बार से डिविडेंड इनकम भी आपकी टैक्सेबल है, यस करेंगे तो डिविडेंड इनकम देखिए आपकी बाइफर्केट करके आपसे मांगी गई है, क्योंकि आप पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी चेक की जाएगी। तो इसी बाइफर्केशन के हिसाब से, यानी 15 जून तक का डिविडेंड अलग दिखाना है, 16 जून से 15 सितंबर का, 16 सितंबर से 15 दिसंबर का आपने अलग अलग देख लेना है कितना डिविडेंड आपका आया आपके बैंक में, वो आपको ये कैटेगराइज करके यहाँ डालना है, और ये सभी इनकम डाल के कंटिन्यू कर देना है। मैं एक बार स्किप द क्वेश्चन कर रही हूँ, यस कर रही हूँ, और अब आपको दिखा रही हूँ। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी आप डाल सकते हैं। ड्रॉप डाउन में भी वही लिस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का, इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम और एनी अदर। यहाँ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे डिविडेंड इनकम का ब्रेकअप नहीं मांगा जाएगा, यहाँ से भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो डालना जरूर है। तो मैं सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाल देती हूँ, इस केस में 712 ऐड कर दे। तो अब हमारी सारी इनकम डल गई है। जो हमारा ग्रोस टोटल इनकम का टैब है, हमने उसमें सारी इनकम्स पे एक्शन ले लिया है। ग्रोस टोटल इनकम जितनी आपको दिखानी है आप चेक कर लीजिएगा कि उतनी ही आ रही है या नहीं। हम क्लिक कर देते हैं कंफर्म पे। अब देखिए यहाँ पर यही अभी आ रहा है हमारे पास एरोप्लेन एरोप्लेन ही है ना, रॉकेट टाइप से। अब हमारा तीसरा टैब हो गया है एक्टिव। डिस्क्लोजर हमें देना है, यहाँ पे हमारी जीएसटी की डिटेल मांगी जाएगी, इस पे क्लिक करना है। Financial particulars of the business, it is mandatory to fill these details, ऐड करिए, क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स मैंडेटरी डालनी है जिन पे स्टार लगा है। अगर आपका बिजनेस है तो जिन फिगर्स पे, जिन ऑप्शंस पे स्टार लगा है ना, रेड स्टार, वो आपको डालना मैंडेटरी। अब चाहे तो पूरी बैलेंस शीट का पोर्शन डाल दीजिए, और यहाँ पे टोटल वाला भी कोई चक्कर नहीं होता, और चाहे तो सिर्फ जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है ना, अगर नहीं है ना तो तब भी 0 जरूर डालना। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, पार्टनर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, क्रेडिटर एंड अदर लायबिलिटी, ये हो गई आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटी। नीचे आपकी एसेट्स, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, डेटर, इन्वेंट्री और डेटर जैसे इस केस में नहीं है तो मैं 0 कर रही हूँ, आपका है तो डाल दीजिएगा। बैंक का बैलेंस तो सभी का होता है, तो इसके लिए गलती मत करना। ठीक है, ये जरूर डालना है आपको बैंक बैलेंस, अपने बैंक्स का 31 मार्च 2021 का बैलेंस सभी बैंक्स का आप ऐड कर लो और यहाँ पे डाल दो।
कैश इन हैंड भी, जितना आपका कैश आपके पास अवेलेबल था 31 मार्च को अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये मैंडेटरी डिटेल्स है, बैलेंस विद बैंक मैंडेटरी नहीं, बट डालना जरूर मैं आपको सजेस्ट करूँ। लोन्स एंड एडवांसेस जो भी आपकी डिटेल डाले, जो मैंडेटरी नहीं है उसको छोड़ देना, ठीक है, ये डाल के ऐड कर देना है, तो ये जरूर आपको डालना है, ये मैंडेटरी है। ये आगे आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे दिख रही है, टोटल मिलाना है, यहाँ पे कोई मैंडेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे बाहर भी डिटेल दिख गई, आप चाहें तो एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। देन आपको देनी है आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफ टर्नओवर या ग्रोस रिसीट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। तो बताया था ना, अगर जीएसटी नंबर ले रखा है तो ये डिटेल जरूर देनी है, तो ऐड डिटेल करो, जीएसटी नंबर डालो और जीएसटी की कितनी टर्नओवर है वो जरूर डालो, और मेक श्योर क्रॉस चेक करके डालना, गलती नहीं करनी। सिंपल जीएसटी नंबर और बस जीएसटी की टर्न। मैं कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है, आपकी है तो डालिएगा, इस केस में नहीं है। एग्जाम्प्ट इनकम, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से काफी बार हमारे पास कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई, कोई ऐसी एग्जाम्प्ट इनकम है जो वैसे तो एग्जाम्प्ट है बट हमारे बैंक में क्योंकि पैसा आया है, तो एग्जाम्प्ट इनकम को भी यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको दिखाना होता है। कौन सी हो सकती है एग्जाम्प्ट इनकम, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे 5,000 तक की आप शो कर सकते हो। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कंपनसेशन मिली है, कोई आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई है इंक्लूडिंग बोनस सेक्शन 10(10)D, इसके लिए आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा कि क्या वो एग्जाम्पशन में आता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, स्कॉलरशिप टू मीट cost of education, MP, MLA, MLC के अलाउंस, अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, परमवीर चक्र की पेंशन मिली है, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन मिली है, आर्म्ड फोर्सेस की फैमिली पेंशन, कोई और इनकम 1026 और 26 AAA में जो एग्जाम्प्ट है या फिर ऊपर नहीं आ रही है तो एनी अदर करके आपको डालनी है। पर अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट इनकम रिसीव हुई है तो मेक श्योर उसे आईटीआर में दिखाना मिस ना करें, बाद में नोटिस आ सकते हैं। मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ इस केस में, मैं कैंसिल कर रही हूँ। आपकी है तो एग्जाम्प्ट इनकम रिपोर्टेड पर्पस के लिए होती है, ये आपके टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो यहाँ पे आपको जरूर डालनी है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। नाउ वी कंप्लीटेड 3 स्टेप्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल एंड डिस्क्लोजर। नाउ मूव ऑन टू द डिडक्शन, और देखिए साइन देखते हैं, अब यहाँ पे चेंज हो गया, यू आर ऑलमोस्ट हियर, ये कह रहे काफी सारे स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, यू आर ऑलमोस्ट देयर। डिडक्शंस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी डिडक्शंस के लिए भी आपके पास 2 तरह से डिडक्शंस को डालने की ऑप्शन है, क्वेश्चनियर बेस और स्किप द क्वेश्चन। वो मैंने आपको बता दिया, तरीका क्या है वो आपकी मर्जी है, जो भी आपको ठीक है। पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई डोनेशन की है, क्या आप उसे एलिजिबल करना चाहते हैं क्लेम करने के लिए। अगर यस कर रहे हो तो ATG का शेड्यूल भरना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखा दूंगी। और बहुत से पर्सन्स ने कोरोना की वजह से ईयर 2020 में PM केयर फंड में डोनेशन की थी, तो उसकी स्लिप ले लेना, क्योंकि उसपे से आपको पैन चाहिएगा डोनी का, नेम, एड्रेस और डोनेशन किस मोड में की है वो डिटेल्स चाहिएंगी। तो PM केयर में अगर आपने डोनेशन की और आपको डिटेल नहीं मिल रही ना, तो गूगल पे भी सर्च करोगे तो वहां से भी मिल जाएगी डिटेल आपको, उनका पैन, नेम और एड्रेस, ठीक है। तो वो डोनेशन अपनी क्लेम कर लेना ATG में, मैं आपको बता दूंगी कहाँ क्लेम होगी। देन आप क्या ATGG में ये होती है डिडक्शन हमारी, यहाँ एक तो ना आई बटन दिया है, आई बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको एग्जाम्पशन के बारे में, डिडक्शन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे आप हाउस रेंट को क्लेम कर सकते हो अगर आपको ना तो HRA मिलता है और साथ ही अगर आप रेंट पे रहते हो। तो कुछ लोग ये समझते हैं हमने HRA क्लेम नहीं किया, हमारे एम्प्लॉयर ने छोड़ दिया तो हम यहाँ क्लेम कर लेते हैं। नहीं, ये सेक्शन उन्हीं के लिए जिनको ना तो HRA मिलता है, ना ही उनके पास अपना घर है और वो रेंट पे रहते हैं, ठीक है। ATGG इस तरह के कंसेप्ट हमने अपने कोर्सेज में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे तो यस करिएगा, और इसके लिए एक फॉर्म भी फिल करना होता है 10B, ठीक है, पहले वो फिल करना पड़ेगा तब ये डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। देन हमारी सेक्शन 80C की डिडक्शन, इसमें हमारा जैसे हमने LIC ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपने पेमेंट कर रखी है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट को तो आपने हाउसिंग इनकम में क्लेम कर लिया था, उसका जो प्रिंसिपल है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट ले लेना उस अथॉरिटी से जहाँ से आपने लोन ले रखा है, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। कुछ चीजें यहाँ भी लिखी है, जैसे 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आपने ले रखा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। इस तरह की डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिलती है और इसकी लिमिट है 1,50,000। मान लीजिए इस केस में हम 50,000, बच्चों की ट्यूशन फीस की भी डिडक्शन इस सेक्शन में मिलती है, ऐड कर लेना आपको, ठीक है। देन क्योंकि मैंने ना पीछे NA किया था कि इनके लिए एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नहीं है, कहीं भी NA कर दिया था मैंने, तो ये डिडक्शन यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आप एज एम्प्लॉय अपने आप को दिखाएंगे ना तो आपके सामने 80 CCD2 की जो डिडक्शन है ये आएगी। इसमें आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है। मैं जो ये पेंशन की डिडक्शन है ना 80 CCC, 80 CCD1
ATCCD1B, ATCCD2, इसकी डिटेल और लिमिट्स जो वीडियो है उसके पहले कमेंट में डाल रही हूँ, वहां से आप इजिली रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेंशन की डिडक्शन मिल जाती है। ATD में आपकी मेडिक्लेम की डिडक्शन मिलती है, और जो आपको ये लिंक दिख रहे हैं ना, इन पे क्लिक करके आप सेक्शंस के बारे में भी पढ़ सकते हो। तो अगर आपने मेडिक्लेम ले रखा है, चाहे अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो आपको सेक्शन 80D यहाँ पे यस करके डालना होता है, और इसका भी अलग से शेड्यूल भरना होता है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे यस करके छोड़ दूँ, अभी शेड्यूल भरना पड़ेगा। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसकी इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन 80E में मिलती है। आपको यहाँ पे यस करके उसकी डिडक्शन लेनी है, नहीं है तो नो कर देना है। जो नहीं है उसको नो कर दीजिए, शायद मैंने छोड़ दिया, नहीं कर दिया, ठीक है। देन अदर डिडक्शंस, अगर आप अदर डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हो ऊपर के अलावा, तो यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करना पड़ेगा। तो सभी छुप जाएंगे, तो हम यस कर रहे हैं। तो पेंशन का जो सेक्शन है 80CCC, 80CCD1, 1B और 80CCD2 ऊपर चला गया, तो हमारे सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1, इन तीनों को मिला के तो हमारी जो लिमिट है वो 1,50,000। 80CCD1B की अलग से 50,000 की लिमिट है, ठीक है। ये मैंने सभी कमेंट में लिख दिया, आप देख लेना। जो भी आपके पेंशन है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा इन तीनों सेक्शन में। एनपीएस में अगर आप अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके लिए ये वाला सेक्शन। देन अगली जो हमारी डिडक्शन है 80DD, मेंटेनेंस करते हैं अगर आप, इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, किसका, आप पर कोई ऐसा पर्सन डिपेंडेंट है जो डिसेबल है, उसकी 80DD में आपको डिडक्शन मिलती है। जितनी डिडक्शन डालने के लिए आपको टिक करना है। मान लो मैं यहाँ पे 5 लाख लिख देती हूँ, तो क्या मुझे पूरी 5 लाख डिडक्शन मिलेगी? नहीं, जो लिमिट होगी ना, अपने आप मेरी उस लिमिट के हिसाब से यहाँ डिडक्शन आ जाएगी, ठीक है। जो डिडक्शन की लिमिट है उसी के हिसाब से यहाँ डिडक्शन मुझे दी जाएगी। मैं इसे एक बार डाल के ही छोड़ देती हूँ, मैं आपको दिखा भी दूँ। देखिए, बैक जाके मैंने फिर से सिलेक्ट किया तो एडिट करने की यहाँ ऑप्शन आ गई कि 80DD डिडक्शन को एडिट करके कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें दो कि आपका जो डिपेंडेंट पर्सन है वो विद डिसेबिलिटी है या सिवियर डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमारी डिडक्शन की लिमिट है 1,25,000 है सिवियर के केस में, और अदर देन सिवियर के केस में 75,000 की लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट से ज्यादा कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। देन 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। स्पेसिफाइड डिसीज जैसे कि कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, ये जो है इनकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80EE और 80EEA, इन दोनों सेक्शन में पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपने तो बताया हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम में दिखाना है। फिर ये दोनों सेक्शन क्या है, क्या बचा हुआ इंटरेस्ट हम इन दोनों सेक्शन में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये ईयर बेस्ड डिडक्शन है जो पर्टिकुलर ईयर्स में पर्टिकुलर अमाउंट का लोन लेने के लिए आई है। 80EE हमारी 16-17 के लिए आई थी, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जिस पर्सन ने लोन लिया था और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा थी तो वो 50,000 के एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए अलाउड थे। ऐसे 80EEA, ये भी 45 लाख तक की प्रॉपर्टी पे अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो उसकी एक्स्ट्रा डिडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन, पर्टिकुलर ईयर बेस्ड सेक्शन है। ये अभी ईयर 2022 तक कंटिन्यू कर दिया गया है सेक्शन। इस ड्यूरेशन में कोई पर्सन लोन लेगा तो 80EEA में एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर पाएगा इंटरेस्ट की। तो डिफरेंस को समझेंगे तो चीजें करना इजी हो जाएगा। अब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी काफी जोर दे रही है कि फ्यूचर में इनका जो इस्तेमाल है वो बढ़े, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए अगर आप लोन लेते हो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप 80EEB सेक्शन में ले सकते हो। आपने डोनेशन की है किसको? पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लिए हमारा सेक्शन होता है 80GGC, उसकी डिडक्शन आप इधर लोगे, 80G में नहीं लोगे। 80TTA अब आ गया ना, 80TTA मैंने आपको बताया था अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और उसमें आपका इंटरेस्ट आता है तो 10,000 तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, पर सीनियर सिटीजन्स के लिए ना 50,000 तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। और ऑनलाइन आईटीआर में बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आप सीनियर सिटीजन होते डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो आपके लिए 80TTB का टैब एनेबल होता, और क्योंकि ये अदर देन सीनियर सिटीजन के रिटर्न है तो 80TTA टैब एक्टिव हो रहा है, तो आप इस पे टिक करिए। और जितना इंटरेस्ट आपका एग्जाम्प्ट है ना वो खुद डालना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने 712 रुपीज इस केस में इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। तो वार्निंग नीचे आ रही, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर दिखा रहा है इस अगर डिटेल को, अगर उससे ज्यादा है तो रीवेरीफाई कर लेना, दिस इज ओनली अ वार्निंग, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिखाया है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, जनरली दिखाता भी नहीं है, आप खुद दिखा रहे हो, तो दिस इज ओनली अ वार्निंग, आप अपनी आईटीआर को आगे मूव कर सकते हैं। ATU अगर पर्सन विल डिसेबिलिटी है तो इसे टिक करिए और डाल दीजिए। तो हमने डाल दी है डिडक्शन, स्किप द क्वेश्चन करके आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगी ये लिस्ट।
हम एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी हमें शेड्यूल भी भरने पड़ेंगे, हमारे शेड्यूल रह गए ना, तो ये देखिए अब अभी हमारे सामने आ जाएंगे शेड्यूल। अब आगे हमारे सामने शेड्यूल, हमें डिडक्शन भी दिखा दी कि एटीसी में आपने इतनी डाली, हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं किसी को भी। एटीडी के लिए आ गया, एटीडी के लिए अभी हमने शेड्यूल भरना है। एटीटीटीए में कितना डाला है, एटीडीडी आ गया। वैसे हमने इसे नहीं लिया तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, एक बार मैंने लिया था तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है, मैंने डिलीट कर दिया। अब हमें शेड्यूल भरने हैं। शेड्यूल कौन सा आ गया, एटीजी का शेड्यूल। एटीजीजीए के लिए मैंने बताया ना आपको 10BA फॉर्म, सॉरी मैंने 10B बोल दिया था, 10BA फॉर्म भरना होता है। एटीजी का शेड्यूल आ रहा है, पहले हम इसे भर लेते हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करना है। डोनेशन का टाइप, 4 तरह की डोनेशन यहाँ पे होती है। 100% आपको जो क्वालिफाइंग लिमिट के साथ अलाउड होती है, फिर 50% अलाउड होती है, फिर 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, यानी आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिलती है, और 50%। अब जो पीएम केयर की बात कर रहे हैं ना हम, जो आपने कोरोना की डोनेशन की थी, वो आपकी सबसे पहली कैटेगरी की डोनेशन है। इस पर क्लिक करोगे आप, पैन डालोगे, नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डोनेशन किस मोड में दी है, अदर देन कैश या कैश। कैश में दी है तो यहाँ डालना कैश के लिए, क्योंकि लिमिट अलग है, कम ही आपको मिलता है उसका बेनिफिट, तो कैश का है तो अलग दिखाना है, और अदर देन कैश है तो अलग दिखाना है। जैसे मान लीजिए इस केस में 5000 है तो इस तरह से आपको दिखाना है, वार्निंग भी आने लग जाती है, और सेव कर इस तरह से आपको डालनी है अपनी एटीजी की डोनेशन। और यहाँ पे जितनी एलिजिबल डोनेशन होगी ना आपकी, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन, वो खुद ही निकल जाएगी, कैलकुलेशन खुद ही हो जाएगी। बस आपको जहां भी डोनेशन की है वो देखना है किस कैटेगरी की डोनेशन, वो जरूर आपको क्लैरिफाई कर लेना है। अब हमने एक और शेड्यूल भरना, एटीडी, इसको भी एडिट कर लेते हैं। आ गया हमारे पास शेड्यूल फिल करने के लिए। इसको अब समझिए ध्यान से, अगर एटीडी आप नहीं भी क्लेम कर रहे हो ना, तभी आपको ये जरूर सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदर यू और योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट, पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है। पेरेंट्स की क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स की पॉइंट नंबर 2 में बात होगी, तो आपके बारे में बात हो रही है। क्या आप या आपकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है, अगर है तो यस करेंगे। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में 2 पार्ट बना रखे, पहला अदर देन सीनियर सिटीजन है, फिर सीनियर सिटीजन है। अगर आप यस करते हो तो आपके लिए जो ए नंबर पॉइंट है वो तो डिसेबल हो गया, बी नंबर एक्टिव हो गया। तो सीनियर सिटीजन के लिए या तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हो वो डाल दो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5000 तक की डिडक्शन आपको अलाउड होती है वो डाल दो। अगर आपने सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो आपको 50,000 तक का मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने की ऑप्शन होती है। यहाँ लिखा भी है, दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन विच हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट क्लेम्ड एट पॉइंट नंबर 1। उनकी जो लिमिट है 50,000 की है, तो इसका ध्यान रखना। और अगर आप यहाँ पे नो कर देते कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आपकी ए नंबर टैब एक्टिव हो जाती है, यहाँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ही ऑप्शन मिलती है। ऐसे ही नीचे पेरेंट्स के लिए कि क्या पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है, यस करोगे तो नीचे की ऑप्शन आ जाएंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी देखा, और नो करोगे तो ऊपर की ऑप्शन आ जाएगी। और आप खुद के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी अगर आपने करा रखा है मेडिक्लेम, तो सबको मिला के यहाँ पर 75,000 तक की मेडिक्लेम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। टैक्स सेविंग के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ मिलता है, और कोरोना के बाद तो मेडिक्लेम लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने डाली डिडक्शंस में, एटीडी को भी अभी इनके केस में डिलीट कर रही हूँ, मान रही हूँ कि नहीं है, और हमारी इस केस में बस 2 ही डिडक्शन है। यहाँ पे टोटल आ गया और मैं इसे कंफर्म कर, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने सारे शेड्यूल्स डिडक्शन के भर लेने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टैब एक्टिव हो गई टैक्स पेड की, हमें इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही अब हमें आ गया कि पहले तो अपना 26 ईयर्स जरूर चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपकी 26 ईयर्स के बेस पे आई होंगी, ठीक है। शो डिटेल करके आप यहाँ पे देख सकते हो, और ऐड अनदर भी कर सकते हो, अगर नहीं आ रही है तो खुद भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, पर करेक्ट ही ऐड करना। सैलरी का जो TDS है वो TDS 1 में दिखेगा, अदर देन सैलरी का TDS 2 1 में, और फॉर्म 16C और D वाला जो TDS है आपका वो 2 में दिखेगा। TCS कलेक्ट किया गया है तो यहाँ दिखेगा, और अगर आपने खुद टैक्स पे किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में शो डिटेल करके ऐड अनदर करके ये डिटेल जरूर ऐड करनी है। बैंक का BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और टैक्स पेड, अगर ये यहाँ पे नहीं डालोगे तो उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। और अगर आईटीआर भरते भरते ही टैक्स बन रहा है और पे कर रहे हो आप, तो भरने के बाद यहाँ पे जरूर डालना है। तो इस टैब का ध्यान रखना, जो आपका ये स्टेप नंबर 5 है ना, टैक्सेस पेड, यहाँ पे
अपना ये टैक्स जरूर डालना पे करने के बाद। इस केस में नहीं है तो मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कंफर्म करती मेरी लास्ट टैब भी एक्टिव होगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपकी कंप्यूटेशन बना रहा है, ये आपको अच्छे से ग्रो थ्रू करनी है। मेरी ग्रोस टोटल इनकम जितनी आ रही है क्या उतनी ही है? टोटल डिडक्शंस जितनी मैंने क्लेम की है क्या उतनी ही आ रही है? यहाँ पे क्या मेरी नेट इनकम उतनी ही आ रही है जितनी मुझे चाहिए? ये आपको अच्छे से चेक करनी है। देन आपकी जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है ऑनलाइन टैक्स आईटीआर में, ऑनलाइन आईटीआर में आपका जो टैक्स है वो अपने आप कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दी है, शो कर देगा आपकी कैलकुलेशन किस हिसाब से हो रही है, आपकी टैक्स स्लैब दिखा देगा पूरी, ठीक है। आप अच्छे से चेक करिए। रिबेट है अगर आपकी 87A की, जो हमारी 5 लाख तक की इनकम पे एप्लीकेबल होती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप देख सकते हैं, शो कैलकुलेशन करके कितना आ गया, टोटल टैक्स आ जाएगा आपका। अगर आपका कोई रिलीफ क्लेम करना है, यानी आपको एरियर मिला था उसका रिलीफ क्लेम करना है आपको, तो फॉर्म 10E एक तो आपको भरना होता है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके ही आप फॉर्म 10E पे पहुंचाओगे। तो रिलीफ अगर आपको मिले वो आपको खुद कैलकुलेट करके यहाँ डालनी है और 10E फॉर्म जरूर भरना है। फिर अगर आपका कोई इंटरेस्ट लगा होगा तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, शो कैलकुलेशन करके आपको बता भी देता है किस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट लगा है या लेट फी लगी है, और आपको देख लेना है। फिर आपका टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट पेबल कितना है या रिफंड बन रहा है तो कितना है, शो डिटेल करके आपको देखना है। आईटीआर फाइल करते हुए अगर आपका टैक्स निकल रहा है ना और अगर आपको पे करना हो तो यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल में बाहर ही आपको ऑप्शन दे रखी है ई पे टैक्स करने की, यहाँ से जाके आप कर सकते हो। और इसकी अभी डिटेल वीडियो जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, आपको टैक्स पे करने के लिए यहाँ से इजीली ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। अगर टैक्स पेबल जीरो होना है और जीरो ही आ रहा है, दैट मीन्स आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट है। ये चीज जरूर देखनी है, इसको 4 बार चेक करना है आपने कि जितना आपका रिफंड बन रहा है उतना ही आ रहा है, या जितना अगर आपका टैक्स है तो आपने पे कर दिया तो यहाँ पे जीरो आ रहा हो, या टैक्स बनता ही नहीं है तो जीरो आ रहा हो। बहुत ही केयरफुली चेक करना, फिर इसे कंफर्म कर देना जब आप बिल्कुल पूरे सेटिस्फाई हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहले रॉकेट का निशान आ रहा था, अब यहाँ पे लाइक का गया, यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। हमारे जो 6 स्टेप है हमारे कंप्लीट हो गए। तो हम चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से JSON में, ठीक है, और प्रोसीड भी कर सकते हैं। हम प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा क्या कोई आपका टैक्स पेबल बनता है, या तो जीरो आ रहा है, अगर पेबल बनता होगा ना तो यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा टैक्स पे करने का, ठीक है। तो टैक्स बनता है तो पे करिए, फिर वहां टैक्स डिटेल में डालिए, तभी आगे बढ़िएगा। समरी फिर से आ गई, आपको चेक करते हुए आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अच्छे से चेक करिएगा। एंड देन क्लिक करना है आपको प्रीव्यू रिटर्न पे। प्रीव्यू रिटर्न करते देखिए सेकंड जो स्टेप है कंफर्म योर रिटर्न, ये एक्टिव हो गया, मुझे प्रीव्यू करना है और सेकंड स्टेप मेरे पास आ जाएगा वेरीफाई योर रिटर्न। प्रीव्यू एंड सबमिट करते ही ये क्लिक करना है, मुझे यहाँ अपना नाम डालना है, अपना फादर नेम डालना है, सिलेक्ट एज सेल्फ, खुद के लिए कर रहे हो रिप्रेजेंटेटिव या करता, HF के केस में करता होता है, डेथ के केस में रिप्रेजेंटेटिव, अदरवाइज आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है। अपना नाम यहाँ एंटर कर लेना, तो ये खुद ही आ गया नीचे सिलेक्ट करते, आपको फादर नेम भी डालना है। ये ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना। व्यू में पूरा रिटर्न फॉर्म आ गया हमारे पास, पूरा फॉर्म जिसे डाउनलोड और प्रिंट भी किया जा सकता है। और ये जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है ना, ये अभी आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हुई, आपको प्रीव्यू दिख रहा है। देखिए आपकी किस तरह की रिटर्न बन गई है। आप पहले ही इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म जनरली पहले हमें बाद में अवेलेबल हुआ करता था, इस बार हमें साथ साथ मिल गया। जो डिटेल्स हमने डाली है सारी यहाँ पर आ गई, पूरा फॉर्म हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। आपको इस फॉर्म में जो चीज चेक करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना है यहाँ ऊपर जाएंगे हम, हियर D17, D18 और D19, इसको आपने कम से कम 2 बार चेक करना है कि एक तो आपका अमाउंट पेबल जीरो आ गया हो, रिफंड जो बन रहा है वो आ रहा हो, इस केस में तो नहीं है पर जितना आपका आ रहा हो वही दिख रहा हो, और टैक्स इज पेड ये भी बिल्कुल करेक्ट आ रहे हो। इन डिटेल्स को कम से कम 4 बार जरूर चेक कर लेना, और बस आप करना है क्लिक प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। अभी ये रिटर्न यहाँ पे हो रही है वैलिडेट होते ही यहाँ पे 3 एरर्स मुझे दिखाई जा रही हैं। मुझे उन एरर्स को करेक्ट करना है, जितनी भी एरर्स आ रही है ना उनको आपने क्लिक करके करेक्ट करना है। फिर से आप यहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आपकी पूरी रिटर्न आपने भर दी है, फिर से वही प्रोसेस की प्रोसीड करिए। वैलिडेशन एरर्स करेक्ट करने के बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल,
और बस फिर आपको डाउनलोड JS1 की ऑप्शन मिल रही है, बैक जाने की भी ऑप्शन मिल रही है एंड देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते ही आप या तो इसे ई वेरीफाई कर पाएंगे या आपकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके आप इसे भेज पाएंगे बैंगलोर, साइन करके आपको भेजनी है वो प्रिंट आउट निकाल के। तो ई वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी बता दूँ। ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाती है, ई वेरीफाई में, इनकम टैक्स रिटर्न में ई वेरीफाई रिटर्न, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पे आपको दिख जाएगा कौन सी रिटर्न आपकी ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। जैसे इस केस में 2 रिटर्न पेंडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं। ई वेरीफाई करने की वीडियो सेपरेटली आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ई वेरिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, आप अपने आधार के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपके आधार लिंक मोबाइल पे OTP चला जाता है, सबसे बेस्ट मेथड है। अदरवाइज आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और हाँ, आपको अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है रिफंड के केस में। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आइटम 1, 2, 3 एंड 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GST आप सीखना चाहते हैं तो GST का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है। इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही studyworry.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studyworry.com and get benefited by our courses. Thank you for watching. Bye bye. इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं